कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो आपके घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। याद रहे बच्चों कि आप सभी को एपिसोड देखने के बाद अपने पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को जरूर पढ़ लेना होता है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और आपके किताब में दिए गए सभी सवालों को भी बना लेना होता है। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है तरलों के यांत्रिक गुण। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि तरल पदार्थों का परिचय क्या होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि गहराई के साथ दाब में परिवर्तन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में हम द्रव्यों तथा गैसों के कुछ सामान्य भौतिक गुणों के अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमारे चारों ओर हर स्थान पर तरल है। पृथ्वी के ऊपर वायु का आवरण है और इसके पृष्ठ का 2/3 भाग जल से भरा हुआ है। दोस्तों, जल केवल हमारे ही जीवन का नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों आदि के लिए आवश्यक है। पौधों सहित सभी जीवों में होने वाली समस्त प्रक्रियाओं के लिए तरल की परोक्ष भूमिका है। अतः इन तरलों के व्यवहार को तथा इनके गुणों को समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, द्रव तथा गैस प्रभावित होती हैं, अतः इन दोनों को ही हम तरल कहते हैं। दोस्तों, ठोसों के विपरीत तरल की अपनी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, जबकि ठोसों की एक निश्चित आकृति होती है, परंतु उन्हें एक प्रतिबल द्वारा बदला जा सकता है। ठोसों एवं द्रव्यों का निश्चित आयतन होता है तथा प्रतिबल द्वारा ठोसों के आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है। दोस्तों, ठोस, द्रव्य अथवा गैस का आयतन इस पर लगाने वाले दबाव या दाब या प्रतिबल पर निर्भर करता है। जब हम किसी ठोस या द्रव्य के निश्चित आयतन की बात करते हैं, तब हमारा तात्पर्य वायुमंडलीय दाब के अधीन आयतन से होता है। दोस्तों, ठोस के कण आसपास होते हैं, जिसके कारण उसमें संपीड़न अधिक होता है। गैसों की अपेक्षा में ठोस एवं द्रव्यों की संपीड़ता काफी कम होती है। दोस्तों, तरल पदार्थों का मूल गुण यह होता है कि वे विरूपण प्रतिबल का बहुत ही न्यून प्रतिरोध करते हैं। मतलब, थोड़े से विरूपण प्रतिबल लगाने से ही उनकी आकृति को बदला जा सकता है। ठोसों की अपेक्षा तरलों का अपरूपक प्रतिबल लगभग 10 लाखवां कम होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दाब क्या होता है। दोस्तों, हम अपनी रोजमर्रा की दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजों को अनुभव करते हैं जिसमें दबाव के कारण होने वाली गतिविधियां शामिल होती हैं। उदाहरण के तौर पर, जब आप एक हथौड़े से कील को दीवार में डालते हैं तो तेज धार वाली कील को दीवार में डालना आसान होता है, जबकि एक कुंद कील को एक तेज कील की तुलना में दीवार में लगाना मुश्किल होता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि तेज कील के लिए वह क्षेत्र जिस पर बल कार्य करता है वह कम होता है। इसी के कारण वहां पे जो दबाव होता है वो ज्यादा हो जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की छाती पर कोई हाथी अपना पैर रख दे तो उसकी पसलियां टूट जाएंगी। सर्कस में ये करतब दिखाने वाले की छाती पर मजबूत लकड़ी का तख्ता रखा जाता है, अतः वह इस दुर्घटना से बच सकता है। अतः इन सब चीजों से हम ये जान सकते हैं कि बल के साथ साथ जिस क्षेत्र पर वह बल आरोपित किया जाता है उसका क्षेत्रफल भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मतलब, वह क्षेत्र जिस पर बल कार्य कर रहा है जितना छोटा होगा
उसका प्रतिघात उतना ही अधिक होगा और यही प्रतिघात दाब कहलाता है। दोस्तों, जब कोई पिंड किसी शांत तरल में डूबा हुआ होता है तो तरल उस पिंड पर बल आरोपित करता है और वो हमेशा ही उस बल की दिशा में लंबवत होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि बल का अवयव पिंड के पृष्ठ के समानांतर होगा तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार पिंड भी अपने सतह के समानांतर तरल पर बल विरूपित करेगा और यह बल तरल के पृष्ठ के समानांतर बहने के लिए बाध्य करता है, जो कि संभव नहीं है क्योंकि तरल यहाँ पर विरामावस्था में है। अतः विराम अवस्था में तरल द्वारा लगने वाला बल पिंड के संपर्क पृष्ठ के अभिलंबित ही होगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बीकर है जिसमें एक पिंड डूबा हुआ है। दोस्तों, तरल द्वारा किसी भी बिंदु पर कार्यरत अभिलंब बल को मापा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे एक चैम्बर है जिसमें एक कमानी जुड़ी हुई है। इस कमानी का अंशांकन पहले से ही इसके पिस्टन पर लगे बल के मापने के लिए कर लिया जाता है। इस युक्ति को तरल के अंदर के किसी बिंदु पर रखा जाता है। पिस्टन पर तरल द्वारा आरोपित बल को कमानी द्वारा पिस्टन पर आरोपित बल से संतुलित करके तरल द्वारा पिस्टन पर आरोपित बल को माप लिया जाता है। दोस्तों, यदि तरल द्वारा ए क्षेत्रफल के पिस्टन पर आरोपित अभिलंब बल F है तो औसत दबाव आ जाएगा P बराबर F भाग A। दोस्तों, दाब एक अदिश राशि है। दाब का SI मात्रक न्यूटन मीटर वर्ग ऋण 2 और पास्कल होता है। दोस्तों, तरल पदार्थों का वर्णन करने के लिए घनत्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक राशि है। पदार्थ का घनत्व हमें इस दिशा की ओर दर्शाता है कि पदार्थ कितना भारी है या कम भारी है। मतलब पदार्थ का घनत्व इसकी भारिता का एक विचार देता है। दोस्तों, अगर V आयतन वाले M सहनती को किसी तरल का घनत्व लिया जाए तो रो बराबर होगा M भाग V के। दोस्तों, इसका SI मात्रक kg पर मीटर वर्ग 3 होता है और ये एक धनात्मक अदिश राशि है। गैसें दाब में परिवर्तन के साथ घनत्व में अत्यधिक परिवर्तन दर्शाती हैं, जबकि द्रव का घनत्व सभी दाबों पर लगभग अचर रहता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गहराई के साथ दाब में परिवर्तन कैसे होता है। दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई एक बीकर है जिसमें द्रव है और आपने इसमें एक बेलनाकार अवयव रखा हुआ है। दोस्तों, मान लीजिए इस बेलनाकार अवयव की 2 बिंदु हैं, जिसमें पहले बिंदु और दूसरे बिंदु के बीच की ऊंचाई h है और a जो है वो है आधार क्षेत्रफल। क्योंकि दोस्तों तरल विराम अवस्था में है तो इसका परिणामी क्षैतिज बल 0 होना चाहिए और परिणामी ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्यरत बल तरल अवयव के भार के तुल्य होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो दाब क्रमश है वो है P1 तथा P2। नीचे की ओर कार्य करने वाला ऊपरी सिरे पर तरल के दाब द्वारा बल P1A तथा पैंडी पर ऊपर की ओर कार्य करने वाला बल P2A है। यदि दोस्तों बेलन में तरल का भार mg है तो इसके अनुसार हमारे पास आ जाएगा
P2 घटा P1 A बराबर mg। यदि दोस्तों यहाँ पर रो तरल का घनत्व है तो उसकी सहंति m है, मतलब इसके अनुसार हमारे पास जो आएगा वो है P2 घटा P1 बराबर रो जी एच। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिंदु 1 व 2 में दाबांतर उसकी बीच दूरी h, तरल की घनत्व रो और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। यदि बिंदु A को तरल के शीर्ष फलक पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो वायुमंडल में वह खुला हो जाएगा, जिसके कारण P1 को वायुमंडलीय दाब Pa द्वारा तथा P2 को P से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसके कारण हमारे पास जो समीकरण आएगा वो आएगा P बराबर Pa गुना रो जी एच। तो दोस्तों अगर इसी प्रकार से वायुमंडल के लिए खुले पृष्ठ के नीचे दाब P वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा रो जी एच परिणाम से अधिक होगा। दोस्तों H गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर अतिरिक्त दाब P घटा Pa उस बिंदु पर गेज दाब कहलाता है। दोस्तों समान क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब समान होता है, जिसे हम द्रव स्थैतिक विरोधकता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आप भिन्न भिन्न प्रकार के पात्रों को लीजिए, पानी भरने पर इन पात्रों में उनका तल समान होगा, यद्यपि इनमें पानी भिन्न भिन्न मात्रा में होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी तली पर जो दाब होता है वो समान होता है और यह दाब खुले पृष्ठ के दाब की तुलना में 100% अधिक होता है। दोस्तों पनडुब्बियों की संरचना इतने अधिक दाबों को सह सकने की क्षमता को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि तरल पदार्थों का परिचय क्या होता है, जिसके बाद हमने देखा कि गहराई के साथ दाब में परिवर्तन क्या होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि वायुमंडलीय दाब और गेज दाब किसे कहते हैं, जिसके बाद हम देखेंगे कि पास्कल का नियम क्या कहता है। दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। समान क्षैतिज फल के सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब समान होता है, जिसे खालिस्तान कहते हैं। वायुमंडलीय दाब, द्रव स्थैतिक विरोधकता, गेज दाब ऊपर में से कोई नहीं। तरल पदार्थ खालिस्तान है। केवल गैसें, केवल द्रव पदार्थ, गैसें और द्रव पदार्थ दोनों, गैसें और द्रव पदार्थों में से कोई भी नहीं। दबाव की SI इकाई है न्यूटन प्रति मीटर वर्ग 2, न्यूटन प्रति सेंटीमीटर वर्ग 2, डाइन प्रति मीटर वर्ग 2, डाइन प्रति सेंटीमीटर वर्ग 2। घनत्व की SI इकाई है न्यूटन प्रति मीटर, केजी प्रति मीटर, केजी प्रति मीटर वर्ग 3, ऊपर में से कोई भी नहीं। क्षेत्रफल जिस पर बल कार्य करता है, जितना छोटा होता है प्रतिघात उतना ही खाली स्थान होता है। अधिक, कम, मध्यम, ऊपर में से कोई भी नहीं।
साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सयन अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर 1 लाख सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, Inspiring Innovators of Tomorrow. Million Minds Augmenting National Aspiration and Knowledge. हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 13 नाभिक का दूसरा भाग समझेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाभिकीय बल और रेडियो एक्टिवता को।
तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि नाभिकीय बल क्या होते हैं तथा इनकी प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों, वह बल जो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की गति नियंत्रित करता है हमारा सुपरिचित कूलाम बल है। हमने देखा है कि औसत द्रव्यमान के नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो परमाणु की बंधन ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक है। अतः नाभिक में कणों को परस्पर बांधे रखने के लिए एक भिन्न प्रकार के शक्तिशाली आकर्षण बल की आवश्यकता है। यह बल इतना अधिक शक्तिशाली होना चाहिए कि धनावेशित प्रोटॉनों के बीच लगे प्रतिकर्षण बलों से अधिक प्रभावी होकर प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों दोनों को नाभिक के सूक्ष्म आयतन में बांधे रख सके। दोस्तों, नाभिकीय बंधन बल को नाभिक के भीतर प्रोटॉनों के बीच लगने वाले कूलाम प्रतिकर्षण बल पर आधिपत्य करना होता है। यह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि नाभिकीय बल कूलाम बलों की तुलना में अत्यधिक प्रबल होते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल तो कूलाम बल की तुलना में भी अत्यंत दुर्बल होता है। नाभिकों के बीच की दूरी 0.8 फेम्टोमीटर से अधिक होती है तो ये बल आकर्षण बल होते हैं और 0.8 फेम्टोमीटर से कम दूरियों के लिए ये प्रतिकर्षण बल बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एवं प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाले नाभिकीय बल लगभग समान परिमाण के होते हैं। और अंत में नाभिकीय बल विद्युत आवेशों पर निर्भर नहीं करते। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले विषय रेडियो एक्टिवता की ओर। दोस्तों, रेडियो एक्टिवता की खोज A.H. बेकेरेल ने सन 1896 में संयोगवश की। यौगिकों को दृश्य प्रकाश से विकिरणित करके उनकी प्रतिदीप्ति एवं स्फुरदीप्ति का अध्ययन करते हुए बेकेरेल ने एक रोचक परिघटना देखी। यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के कुछ टुकड़ों पर दृश्य प्रकाश डालने के बाद उसने उनको काले कागज में लपेट दिया। इस पैकेट और फोटोग्राफिक प्लेट के बीच एक चांदी का टुकड़ा रखा। इसी प्रकार कई घंटे तक रखने के बाद जब फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप किया गया तो यह पाया गया कि यह प्लेट काली पड़ चुकी है। यह किसी ऐसी चीज के कारण हुआ होगा जो यौगिक से उत्सर्जित हुई होगी तथा काले कागज और चांदी दोनों को भेदकर फोटोग्राफिक प्लेट तक पहुंच गई होगी। दोस्तों, रेडियो एक्टिवता एक नाभिकीय परिघटना है जिसमें अस्थायी नाभिक समय के साथ क्षयित होता रहता है और किसी तत्व के नाभिक का स्वतः एवं लगातार विखंडन जो कुछ निश्चित प्रकार के कणों के विकिरण के साथ संपन्न होता है रेडियो सक्रियता कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं रदरफोर्ड सोडी के रेडियो एक्टिव क्षयता के नियम की। दोस्तों, इस नियम के अनुसार क्षयित होने वाले नाभिकों की संख्या नमूने में विद्यमान कुल नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात इसे लिख सकते हैं कि ऋणात्मक dN/dt समानुपाती है N के और यहाँ पर N नमूने में विद्यमान कुल नाभिकों की संख्या तथा T समय को दर्शाता है। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि dN/dt अनुक्रमानुपाती है ऋणात्मक N के। दोस्तों, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि समय के साथ नाभिकों की संख्या घट रही है। यदि यहाँ से आनुपातिकता चिन्ह हटाया जाए तो यह होगा dN/dt बराबर ऋणात्मक लैम्डा n, जहाँ लैम्डा अनुपातिकता स्थिरांक है। अब यदि इसे कुल समय के लिए समकलित किया जाए तो इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन n0 से n dN/n बराबर ऋणात्मक लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से t dt, जिसे हल करने पर प्राप्त होता है log n n0 से n बराबर ऋणात्मक लैम्डा t या log e n घटा log e n0 बराबर ऋणात्मक लैम्डा t। इसी को अब हम आगे हल करें तो यह होगा
log E ब्रैकेट n बटे n0 बराबर ऋणात्मक लैम्डा t। अब यदि बाईं ओर log हटाना हो तो दाईं ओर वाली राशि चली जाती है एक्सपोनेंशियल की घात के रूप में, यानी n बटे n0 बराबर होगा e की घात ऋणात्मक लैम्डा t के। दोस्तों, वह समय जिसमें किसी नाभिक की संख्या उसकी प्रारंभिक संख्या की आधी रह जाए अर्ध आयु कहलाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी समय नाभिक का कुल क्षय प्राप्त किया जा सकता है इस संबंध द्वारा। अब क्योंकि हमें अर्ध आयु प्राप्त करनी है तो t को हम लिख लेते हैं t हाफ, और इस समय पर नाभिक की संख्या आधी हो गई है, इसलिए n बराबर होगा 1/2 n0 के। इन दोनों को हम अब प्रथम सूत्र में रखते हैं तो समीकरण हो जाएगा log E 1/2 n0 बटे n0 बराबर ऋणात्मक लैम्डा t हाफ, और n0 से n0 कटने पर तथा इसे हल करने पर प्राप्त होता है log E 1 घटा log E 2 बराबर ऋणात्मक लैम्डा t हाफ। अब क्योंकि दोस्तों log 1 का मान 0 होता है, जिसके कारण हमारे पास बचेगा log 2 बराबर ऋणात्मक लैम्डा t हाफ, या log E 2 बटे लैम्डा बराबर t हाफ, और log 2 का मान होता है 0.693। तो इसे समीकरण में रखने पर अर्ध आयु आती है 0.693 बटे लैम्डा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विभिन्न प्रकार के क्षय के बारे में। सबसे पहले अल्फा क्षय। दोस्तों, इस प्रकार के क्षय में नाभिक से एक अल्फा कण समय के साथ निकलने लगता है। इस प्रकार के क्षय में द्रव्यमान संख्या A में 4 इकाई और परमाणु संख्या Z में 2 इकाई की कमी आती है। इसके अतिरिक्त बीटा क्षय में एक इलेक्ट्रॉन अथवा एक पॉजिट्रॉन का क्षय होता है, जबकि गामा क्षय में नाभिक में से केवल गामा किरणें उत्सर्जित की जाती हैं, तथा इस प्रकार के क्षय में परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता। आइए दोस्तों, अब आज के विषयों पर आधारित एक उदाहरण देखते हैं। प्रश्न है, रेडियम का क्षय नियतांक 1.36 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 11 प्रति सेकंड है। उसकी अर्ध आयु क्या होगी? आइए अब इसे हल करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि क्षय नियतांक यानी लैम्डा है 1.36 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 11 प्रति सेकंड। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि अर्ध आयु बराबर होती है 0.693 बटे लैम्डा के। तो यहाँ पर इस सूत्र में लैम्डा का मान रखने तथा इसे हल करने पर प्राप्त होती है तत्व की अर्ध आयु, जो है 5.1 गुणा 10 की घात 10 सेकंड। दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। आज के वीडियो में हमने समझा नाभिकीय बल और रेडियो एक्टिवता। अगले वीडियो में हम समझेंगे नाभिकीय ऊर्जा, जिसमें विखंडन, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय संलयन यानी तारों में ऊर्जा जनन को। तब तक के लिए गुड बाय। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने,
खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार?
पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यवहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspires-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards। रीटा, ठीक है? रीटा, क्या हुआ? मेरी डॉट तो 1 महीने बाद है ना? मगर हापी ने बोला कि महीना तो हर महीने आता है, तो? अच्छा, तो तुझे इस बात की चिंता है? इतनी चिंता मत कर, महीना आने पे भी तू भाग सकती है। ये तेरा पहला महीना है ना? महीने को नियमित होने में कुछ साल लग सकते हैं, तब तक जरूरी नहीं है ये हर महीने आए। 2 से 3, 6 से 8 हफ्ते भी लग सकते हैं। मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। लेकिन जब महीना नियमित हो जाएगा, तब तो वो
30 दिन पर ही आता होगा ना? इसका जवाब तुम्हें अगली पहेली में मिल जाएगा। पिछली पहेली तो तुमने हमारी मदद से सुलझा ली, मगर ये अकेले सुलझानी होगी, तभी तो पहेली की सहेली का खिताब मिलेगा और एक उपहार भी। उपहार? जल्दी से बताओ ना पहेली। अच्छा तो सुनो, महीने में एक बार आता, लगभग 28 दिन बाद फिर मुंह दिखाता। हिसाब लगाओ, अगर 16 को आता तो बताओ अगला फेरा कब लगाता। जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी। ये क्या रुखसार, तुम जानती हो ना कि मुझे गिनती से कितना डर लगता है। जो डर गया वो मर गया। अच्छा पहेली फिर से सुना। महीने में एक बार आता, लगभग 28 दिन बाद फिर मुंह दिखाता। हिसाब लगाओ, अगर 16 को आता तो अगला फेरा कब लगाता। अगला फेरा 14 तारीख को। हाँ, अरे भारी था। पहेली की सहेली, पहेली की सहेली, पहेली की सहेली। रुखसार, कहाँ है मेरा उपहार? कल तुम्हारा दर्द देखा नहीं गया, इसलिए ये बनाया। ये है खास कंगन, भाभी ने सिखाया। इससे तुम अंदाजा लगा सकती हो कि महीना कब शुरू होगा और कब खत्म। लेकिन कैसे? बताती हूँ। ये है पहेली की सहेली कंगन। इसमें 28 मोती इसलिए हैं क्योंकि अनुमानन लड़कियों में महीना 28 दिन के बाद आता है। 5 लाल मोती, 13 सफेद मोती और 10 नीले मोती। जैसे महीना शुरू होता है, रबर को लाल मोती के ऊपर ले जाओ, वो हुआ आपका पहला दिन। ऐसे ही हर दिन रबर को सरका के अगले वाले मोती के ऊपर ले जाओ। ज्यादा से ज्यादा महीना 5 दिन तक रहता है, इसलिए 5 लाल मोती। इसके बाद 13 दिन तक आपका शरीर महीने की आने की तैयारी करता है, जो इन 13 सफेद मोतियों से पता चलता है। फिर अगले 10 दिन जो ये नीले मोती हैं, इन दिनों आप महीने के आने की तैयारी करते हैं, क्योंकि महीने के आने का वक्त नजदीक है। जैसे ही महीना आए, रबर को पहले लाल मोती के ऊपर ले जाएं। ये है 28 दिन का महीना चक्र इस छोटे से कंगन में। थैंक यू सहेली। अब तो जब मुझे पता चल गया है कि इस और इस तारीख के बीच में आएगा, तब मैं कपड़े के साथ तैयार रहूंगी। और हाँ, इसके लिए तुम कैलेंडर पर निशान लगाकर भी अगले तारीख का अंदाजा लगा सकती हो, समझी? जी हाँ पहेली की सहेली। तो इसी खुशी में क्यों ना इस कंगन को एक नाम दिया जाए? क्यों? क्या नाम रख सकते हैं? पहेली की सहेली कंगन। हाँ, ये ठीक है। आज हथेली पर ये ट्रॉफी और महीने बाद दौड़ के जीत की ट्रॉफी। ये मेरा वादा है दोस्तों। हवाओं में शोर है ये चर्चा, रोर है तेरे पंख है तैयार, ना रुकती तेरी अब रफ्तार। हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली। अरे पहेली की सहेली है तू। ये एक और पहेली। कल मैं सुलझाऊंगी। नहीं मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे अरे क्या गोरी, अरे खींचो मत। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरते। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से
साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ, पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर, चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ, हम उठा लेते हैं। चलो। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे?
आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे। यह वीडियो बीपीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।